नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस कमाल के सफर के बारे में जिसे हम सब तय करते हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ तय सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, जो एक तरह से हमारी ग्रोथ का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा चलना कैसे सीखता है या कोई भी भाषा इतनी आसानी से कैसे समझ लेता है? ये सब बस ऐसे ही अचानक नहीं हो जाता। ऐसा लगता है जैसे कोई सीक्रेट स्क्रिप्ट हो जिसे हर कोई फॉलो कर रहा है। और जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने इसी स्क्रिप्ट के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पन्ने खोज निकाले हैं। तो आज हम उन्हीं नियमों को, उन्हीं सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि विकास का रास्ता और उसकी रफ्तार कैसे होती है। फिर बात करेंगे उसकी दिशा की, जो हमेशा एक तय पैटर्न में होती है। उसके बाद हम उन ताकतों को समझेंगे जो हमें आकार देती हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे ये सारे अलग अलग हिस्से मिलकर एक पूरा इंसान बनाते हैं। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, द पाथ एंड पेस। मतलब हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं वो असल में होते कैसे हैं और उनकी गति क्या होती है। देखिए, विकास की रफ्तार को लेकर एक बहुत बड़ी बहस है। कुछ लोग मानते हैं कि एक कंटिन्यूअस है, मतलब एक नदी की तरह जो लगातार बहती रहती है, जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके नई चीजें जुड़ती जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब सीढ़ियों की तरह, जहां हम एक सीढ़ी पर कुछ समय रहते हैं और फिर अचानक एक छलांग लगाकर दूसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं। जीन पियाजे जैसे बड़े मनोवैज्ञानिक इसी स्टेज थ्योरी को मानते थे कि विकास ऐसी ही छलांगों में होता है और हर स्टेज बिल्कुल अलग होता है। पर असल में विकास की सबसे अच्छी तस्वीर ये कहावत देती है, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक स्पाइरल है, एक घुमावदार रास्ता। अब आप सोच रहे होंगे स्पाइरल कैसे? तो इसे ऐसे समझिए। एक बच्चा पहले पानी, दूध जैसे सिंपल शब्द सीखता है। फिर कुछ समय बाद वो उन्हीं शब्दों पर वापस आता है, लेकिन इस बार उन्हें मुझे पानी दो जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाक्यों में इस्तेमाल करता है। यही है विकास का स्पाइरल, आगे बढ़ना और फिर पुरानी सीख को एक नए और बेहतर लेवल पर इस्तेमाल करना। अच्छा, इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए इस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले है ग्रोथ, यानी वृद्धि। ये लीनियर होती है, एक सीधी लकीर की तरह। जैसे किसी की हाइट बढ़ती है तो वो बस बढ़ती ही जाती है ना? फिर आता है लर्निंग, यानी अधिगम। ये साइक्लिक होता है, एक चक्र की तरह। हम एक चीज सीखते हैं, फिर उसी के आधार पर दूसरी चीज सीखते हैं। लेकिन अब देखिए डेवलपमेंट, यानी विकास को। ये स्पाइरल है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, कभी रुकते हैं और कभी पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ते हैं। इसकी रफ्तार कभी भी एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, तो हमने रफ्तार की बात तो कर ली। भले ही वो अलग अलग हो सकती है, पर विकास की जो दिशा है, खासतौर पर शारीरिक विकास की, वो लगभग हर इंसान के लिए एक जैसी ही होती है। इसके कुछ पक्के नॉन नेगोशिएबल नियम हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। पहला नियम है सेफेलोकॉर्डल, या हिंदी में कहें तो मस्तिष्काधोमुखी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सिर से पैर की ओर। विकास हमेशा सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की तरफ बढ़ता है। यही वजह है कि एक नए जन्मे बच्चे का सिर उसके शरीर के मुकाबले बड़ा और भारी होता है और हमें उसकी गर्दन को सहारा देना पड़ता है। शरीर पर कंट्रोल भी पहले सिर और गर्दन पर आता है, फिर धड़ पर और सबसे आखिर में पैरों पर। दूसरा नियम है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी समीप दुराभिमुख। इसका मतलब है केंद्र से बाहर की ओर। मतलब विकास शरीर के बीच के हिस्सों, जैसे रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर बाहर हाथ पैरों की उंगलियों तक पहुंचता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक बच्चे का लिखना सीखना। शुरुआत में बच्चे पूरे हाथ और कंधे का जोर लगाकर बड़ी बड़ी आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका कंट्रोल बढ़ता है, वो सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके छोटे और साफ अक्षर बनाने लगते हैं। तो हमने विकास का रास्ता और दिशा तो समझ ली, पर सवाल ये है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो इस पूरे सफर को कंट्रोल करती हैं। इसके पीछे के कोर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये है विकास का मूल मंत्र। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एक्स एनवायरनमेंट। और यहां सबसे जरूरी चीज है वो गुणा का निशान, मल्टीप्लिकेशन साइन। ये प्लस नहीं है। मतलब विकास सिर्फ आनुवंशिकता और पर्यावरण का जोड़ नहीं है, बल्कि इन दोनों का गुणनफल है। इसे ऐसे समझिए, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी एक बीज की तरह है और पर्यावरण वो मिट्टी, पानी और धूप है जिसमें वो पनपता है। दुनिया का सबसे अच्छा बीज भी अगर बंजर जमीन पर गिरेगा तो वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा।
और इसी मल्टीप्लिकेशन की वजह से हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कोई भी दो लोग एक ही रफ्तार से डेवलप नहीं करते। सोच कर देखिए, एक बच्चा जिसे बहुत अच्छा खाना, अच्छा माहौल और सीखने के कई मौके मिलते हैं, वो शायद कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन जल्दी पार कर ले। वहीं एक दूसरा बच्चा जिसे ये सुविधाएं कम मिली हैं, उसे थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। तो आनुवंशिकता हमें एक पोटेंशियल देती है, एक संभावना, पर उस संभावना को हकीकत में बदलना पूरी तरह से पर्यावरण के हाथ में होता है। विकास का एक और बड़ा मजेदार सिद्धांत है कि यह हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। एक बहुत छोटा बच्चा जब खुश या एक्साइटेड होता है तो वो अपना पूरा शरीर हिलाता है, हाथ पैर सब एक साथ। ये एक जनरल रिस्पॉन्स है। फिर धीरे धीरे वो सीखता है कि सिर्फ अपनी बाहों को हिलाकर भी खुशी जाहिर की जा सकती है, और आखिर में वो अपनी उंगलियों पर इतना कंट्रोल पा लेता है कि किसी छोटे से खिलौने को भी सटीकता से उठा सके। ये एक स्पेसिफिक एक्शन है, और ये सिर्फ शारीरिक हरकतों पर ही नहीं, भावनाओं पर भी लागू होता है। बच्चा पहले सिर्फ रोता है, लेकिन बाद में वो गुस्सा, डर और खुशी जैसी स्पेसिफिक भावनाओं को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द इंटीग्रेटेड सेल्फ। मतलब ये सारे अलग अलग पहलू जुड़कर एक पूरा व्यक्तित्व, एक पूरी पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं। इसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि विकास के अलग अलग हिस्से जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, ये सब अलग अलग नहीं चलते। ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो ये सिर्फ एक फिजिकल अचीवमेंट नहीं है। अब वो खुद चलकर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है, जिससे उसका दिमागी विकास तेज होता है। और जब वो दूसरे बच्चों के साथ भाग दौड़ करता है तो उसका सामाजिक विकास भी होता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, अगर विकास वाकई एक तय ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है, तो क्या हम अपने घर और स्कूल इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जो इस ब्लूप्रिंट को सबसे बेहतरीन ढंग से सपोर्ट करे? तो अगली बार जब भी आप किसी बच्चे को बढ़ते और सीखते हुए देखें, तो याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे एक बहुत ही शानदार और मुनज़्ज़म प्रक्रिया चल रही है, और इस प्रक्रिया को समझने और संवारने में हम सभी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के उस फैसिनेटिंग सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे जन्म से लेकर बड़े होने तक हमें आकार देता है। हमारे पास जो स्रोत है वो भावी शिक्षकों के लिए बनाया गया एक गहरा लेक्चर है, तो इसमें कई बारीक जानकारियां हैं। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इन सिद्धांतों को जानना नहीं है, बल्कि एक पहेली को सुलझाना है। और वो पहेली ये है कि अगर हम सबके विकास के कुछ तय नियम हैं, तो फिर हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? कैसे कुछ सिद्धांत हम सभी पर लागू होते हैं, फिर भी हर इंसान अपने आप में इतना अनोखा होता है? बिल्कुल, यही वो सवाल है जो आज की हमारी बातचीत का केंद्र होगा। हम विकास के रफ्तार और उसके पैटर्न से शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि ये लगातार होता है या पड़ावों में। फिर हम उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो विकास की दिशा तय करता है। हम जानेंगे कि विकास की इमारत किन चीज़ों से बनती है, और आखिर में देखेंगे कि ये सारे अलग अलग हिस्से मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। तो चलिए इस पहेली का पहला सुराग विकास की रफ्तार में ढूंढते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या विकास एक सीधी मतलब बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है? स्रोत कहता है कि ये गर्भ से शुरू होकर जिंदगी भर चलता है, पर फिर हम ये भी सुनते हैं कि विकास के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे बचपन, किशोरावस्था। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? ये एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एकेडमिक विवाद है, लेकिन इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, जब हम दूर से एक पहाड़ पर चढ़ते किसी इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हुआ सतत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी बदलाव लगातार हो रहा है। अच्छा। लेकिन अगर हम उस इंसान के पास जाकर देखें तो हमें दिखेगा कि वो कुछ देर चलता है, फिर एक समतल जगह पर रुककर सांस लेता है, फिर एक चट्टान पर चढ़ता है। ये हैं वो पड़ाव जिन्हें पियाजे और कोहलबर्ग जैसे मनोवैज्ञानिक असतत विकास, डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। तो असल में ये दोनों सिद्धांत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूर से देखने पर हमें बच्चे के जीवन में बड़े बड़े पड़ाव दिखते हैं, जैसे चलना या बोलना, लेकिन करीब से देखें तो हर पड़ाव तक पहुंचने का सफर बहुत छोटे छोटे लगातार होने वाले बदलावों से ही बनता है। बिल्कुल,
और स्रोत एक प्रैक्टिकल सलाह देता है कि जब तक किसी खास मनोवैज्ञानिक का जिक्र ना हो, विकास को एक निरंतर प्रक्रिया ही मानना चाहिए। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा रात 12 बजे 7 साल का हो जाए और अचानक उसमें तर्क करने की क्षमता आ जाए। वो क्षमता महीनों से छोटे छोटे अनुभवों से बन रही होती है। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात स्रोत में कही गई है कि विकास की गति सीधी रेखा में नहीं बल्कि वर्तुलाकार यानी स्पाइरल होती है। अब ये स्पाइरल का क्या मतलब है, ये लीनियर क्यों नहीं है? स्पाइरल का कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर यह बहुत गहरा है। लीनियर या रेखीय विकास का मतलब होता सिर्फ आगे बढ़ना, जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है, लेकिन विकास सिर्फ आगे नहीं बढ़ता। स्पाइरल का मतलब है कि विकास आगे तो बढ़ता है, पर साथ ही पुराने अनुभवों को मजबूत करने के लिए थोड़ा पीछे भी लौटता है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे एक बच्चा चलना सीखने के बाद भी कभी-कभी घुटनों के बल चलने लगता है, खासकर जब वो थका हो, डरा हुआ हो या किसी नई जगह पर हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो चलना भूल गया है। इसका मतलब है कि वो एक कदम आगे तो बढ़ गया है, पर अपनी पुरानी भरोसेमंद स्किल को और पक्का कर रहा है। यही स्पाइरल है, आगे बढ़ना और साथ-साथ पीछे की नींव को और मजबूत करना। समझ गए। तो मतलब विकास की गति कभी तेज होती है, कभी धीमी, और कभी वो पुरानी स्किल्स को दोहराती भी है। स्रोत में विकास की गति में भिन्नता का भी जिक्र है। क्या इसका मतलब यही है? हाँ, बिल्कुल। शारीरिक विकास शैशवावस्था यानी इन्फेंसी और किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में बहुत तेज होता है, जैसे कोई एक्सप्रेसवे हो। लेकिन बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में ये गति धीमी पड़ जाती है। वहीं मानसिक विकास किशोरावस्था में अपने चरम पर होता है। ये गति का उतार चढ़ाव भी स्पाइरल पैटर्न का ही हिस्सा है। इसी से जुड़ी दो और बातें स्रोत ने है संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड और मस्तिष्क नमनीयता ब्रेन प्लास्टिसिटी। ये क्या है और ये शिक्षकों के लिए क्यों जरूरी हैं? संवेदनशील अवधि, जो खासतौर पर 3 से 6 साल की उम्र मानी जाती है, वो समय है जब बच्चा किसी खास चीज को सीखने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। जैसे भाषा सीखने के लिए एक गोल्डन पीरियड है। इस समय दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। अच्छा। और मस्तिष्क नमनीयता का मतलब है कि बचपन और किशोरावस्था में दिमाग बहुत लचीला होता है, उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। एक शिक्षक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही माहौल और अनुभव देकर वो इस लचीलेपन का सकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पहेली का पहला हिस्सा ये है कि विकास की रफ्तार बड़ी अजीब है। ये सीधी नहीं बल्कि स्पाइरल है और इसकी गति घटती बढ़ती रहती है। ये सुनने में थोड़ा बेतरतीब लगता है, पर स्रोत कहता है कि इस बेतरतीबी के बावजूद विकास का एक पूरा नक्शा, एक ब्लूप्रिंट पहले से तैयार होता है। हाँ, ये ब्लूप्रिंट कभी नहीं बदलता। विकास की दिशा हमेशा निश्चित होती है। इसके 2 अटल नियम हैं। पहला है मस्तिष्काधोमुखी सिफेलोकॉर्डल, जिसका सीधा मतलब है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर मतलब ये कि विकास हमेशा सिर से शुरू होता है और फिर नीचे शरीर की तरफ बढ़ता है। एक नवजात शिशु पहले अपने सिर को साधना सीखता है, फिर अपनी गर्दन पर नियंत्रण पाता है, फिर अपने धड़ को संभालना सीखता है और सबसे आखिर में अच्छा, अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है। इसीलिए छोटे बच्चे की गर्दन को हमेशा सहारा देना पड़ता है, क्योंकि उसका विकास अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, तो इसीलिए छोटे बच्चों का सर उनके शरीर के मुकाबले इतना बड़ा और भारी लगता है। बिल्कुल, क्योंकि सारा एक्शन पहले वहीं हो रहा होता है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है समीप दुराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी केंद्र से बाहर की ओर। विकास शरीर के केंद्र, जैसे रीढ़ की हड्डी और दिल, से शुरू होकर बाहर के अंगों जैसे हाथ, पैर और उंगलियों की तरफ फैलता है। बच्चा पहले अपने पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, जो कि शरीर के केंद्र के पास है। उंगलियों से कोई बारीक चीज पकड़ना वो बहुत बाद में सीखता है, क्योंकि उंगलियां केंद्र से सबसे दूर हैं। ये तो कमाल है। तो विकास का एक पूरा नेविगेशन सिस्टम है, पहले ऊपर से नीचे और फिर अंदर से बाहर। और स्रोत में ये भी कहा गया है कि इसका क्रम भी निश्चित होता है। एकदम, ये निश्चित क्रम का सिद्धांत है। पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। आप किसी भी चरण को छोड़ नहीं सकते, नहीं उनका क्रम बदल सकते हैं। वाह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि विकास की प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सीधे फाइनल लेवल पर नहीं पहुंच सकती। आपको हर स्टेज पार करना ही होगा, भले ही हर कोई उसे अपनी रफ्तार से पार करे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी वजह से हम कहते हैं कि विकास व्यवस्थित होता है और इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि एक बच्चा अगला कौन सा मील का पत्थर हासिल करेगा। ये समझना कमाल का है कि विकास का एक पूरा नक्शा पहले से तैयार है,
पर हर आर्किटेक्ट को बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट और ईंटें चाहिए होती हैं। तो इस विकास की इमारत को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? क्या वो हमारे अंदर से आते हैं या बाहर की दुनिया से? स्रोत के अनुसार ये बिल्डिंग ब्लॉक्स दो शक्तिशाली अंतरक्रियाओं यानी इंटरैक्शन से बनते हैं। पहला और सबसे मशहूर है आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एक्स एनवायरनमेंट की अंतरक्रिया। ध्यान दीजिए, ये आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण नहीं है, बल्कि आनुवांशिकता गुणा पर्यावरण है। गुणा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें जुड़ती नहीं, बल्कि एक दूसरे को कई गुना बढ़ा या घटा देती हैं। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी हमें एक क्षमता देती है, एक पोटेंशियल, लेकिन वो पोटेंशियल कितना हकीकत में बदलेगा, ये पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट तय करता है। स्रोत का उदाहरण बहुत सटीक है। एक अमीर परिवार के बच्चे को शायद अच्छी लंबाई के जीन्स मिले हों, लेकिन अगर उसे अच्छा पोषण और माहौल भी मिले तो वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएगा। वहीं एक मजदूर के बच्चे में शायद उतनी ही क्षमता हो, लेकिन खराब पोषण की वजह से वो क्षमता शायद कभी पूरी तरह बाहर ही ना आ पाए। तो पर्यावरण एक तरह से जेनेटिक पोटेंशियल का वॉल्यूम कंट्रोलर है, जो उसे बढ़ा या घटा सकता है। और दूसरी अंतःक्रिया कौन सी है? दूसरी अंतःक्रिया है परिपक्वता और अधिगम के बीच, मैचुरेशन इनटू लर्निंग। परिपक्वता यानी मैचुरेशन हमारे शरीर की जैविक तैयारी है, जैसे मांसपेशियों का मजबूत होना, और अधिगम यानी लर्निंग हमारे अनुभव या ट्रेनिंग्स हैं। विकास इन दोनों के मिलने से ही होता है। अच्छा, आप एक 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाने की कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, वो नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर अभी परिपक्व नहीं है, उसकी मांसपेशियां और संतुलन अभी तैयार नहीं है। मतलब ट्रेनिंग तभी काम आएगी जब शरीर तैयार हो। आप बीज को कितना भी पानी दें, वो पौधा तभी बनेगा जब सही मौसम आएगा, जब वो अंदर से तैयार होगा। इसी वजह से शायद हमारी पहेली का दूसरा हिस्सा सुलझता है कि हम सब अलग क्यों हैं, क्योंकि हम सबके जीन्स, हमारा माहौल और हमारी परिपक्वता की रफ्तार अलग अलग है। बिल्कुल, यही व्यक्तिक अंतर का नियम है। विकास का नक्शा और नियम सबके लिए एक हैं, लेकिन उस नक्शे पर हर कोई अपनी अलग गाड़ी, अपनी अलग रफ्तार से चलता है। हम सब ने अपने परिवार में देखा होगा, 2 सगे भाई बहन भी बिल्कुल अलग रफ्तार से सीखते हैं। हाँ, सही बात है। एक शायद जल्दी बोलना सीखता है, दूसरा दौड़ना। ये व्यक्तिगत अंतर सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे घरों में रोज दिखता है। ठीक है, तो अब हमारे पास विकास की रफ्तार है जो स्पाइरल है, एक नक्शा है जो ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर जाता है, और हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं जो अंदर और बाहर की दुनिया से आते हैं। लेकिन ये सब जुड़कर काम कैसे करते हैं? एक बच्चा जो शुरू में बस बेतरतीब ढंग से हाथ पैर हिलाता है, वो बाद में किसी खिलौने को उठाने जैसी जटिल क्रिया कैसे सीख लेता है? ये होता है एकीकरण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के जरिए। एकीकरण का मतलब है अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक साथ इस्तेमाल करना। इसका पहला पहलू है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना। सामान्य से विशिष्ट? ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। इसे एक पेंटर के उदाहरण से समझते हैं। एक पेंटर पहले कैनवस पर बड़े बड़े ब्रश स्ट्रोक से एक सामान्य आकार बनाता है और फिर बाद में पतले ब्रश से बारीक डिटेल्स भरता है। बच्चा भी ठीक ऐसा ही करता है। अच्छा, जब एक छोटा बच्चा किसी खिलौने को देखता है तो वो सिर्फ हाथ नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे शरीर से उत्साहित होता है, हाथ पैर सब चलाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। धीरे धीरे वो सीखता है कि सिर्फ हाथ बढ़ाना है, और बाद में वो सिर्फ उंगलियों से उस खिलौने को पकड़ना सीखता है। ये हुई विशिष्ट प्रक्रिया। स्रोत का रोनाल्डो वाला उदाहरण भी यही कहता है कि उनका बेटा पैदा होते ही किक मारना नहीं सीख जाएगा, वो भी पहले सामान्य हाथ पैर ही चलाएगा। ये तो बहुत ही साफ हो गया। और एकीकरण का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है अंगों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गन्स। बच्चा पहले बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण पाता है, जैसे हाथ चलाना या चलना। फिर वो छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण हासिल करता है, जैसे उंगलियां चलाना या लिखना। और फिर? और सबसे आखिर में, जो कि सबसे मुश्किल है, वो इन दोनों को एक साथ समन्वित तरीके से इस्तेमाल करना सीखता है। जैसे क्रिकेट में गेंद फेंकने के लिए आपको हाथ, बड़ी मांसपेशी, और उंगलियों, छोटी मांसपेशी, दोनों का एक साथ सही तालमेल में इस्तेमाल करना पड़ता है। और स्रोत में ये भी जोर दिया गया है कि ये एकीकरण सिर्फ शारीरिक अंगों का नहीं होता। बिल्कुल नहीं। विकास के सभी आयाम, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग डिब्बे नहीं हैं, बल्कि एक ही मशीन के हिस्से हैं। अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से बीमार है या उसे सही पोषण नहीं मिल रहा,
तो इसका असर सीधे सीधे उसके ध्यान लगाने की क्षमता, मतलब मानसिक विकास, और दोस्तों के साथ खेलने की इच्छा यानी सामाजिक विकास पर भी पड़ेगा। सही बात है, एक आयाम में समस्या दूसरे आयामों को भी नीचे खींचती है। तो आज हमने समझा कि विकास एक सीधी दौड़ नहीं, बल्कि एक निरंतर स्पाइरल यात्रा है। इस यात्रा का एक तय नक्शा है जो सिर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर जाता है। इस यात्रा की रफ्तार हर किसी के लिए अलग है, क्योंकि इसे बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारे जीन्स और हमारा माहौल, हमारी जैविक तैयारी और हमारे अनुभव सबके लिए अनोखे होते हैं। तो शायद हमारी पहेली का जवाब यही है, नियम हमें एक जैसा बनाते हैं, लेकिन उन नियमों के भीतर जो अनगिनत संभावनाएं हैं वो हमें अनोखा बनाती है। आपने पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से समेटा है। स्रोत इन सभी सिद्धांतों को अलग अलग करके समझाता है, लेकिन असल चुनौती और सोचने वाली बात यह है कि ये सभी सिद्धांत किसी एक बच्चे में एक ही समय पर एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। जब एक बच्चा चलना सीख रहा होता है तो सोचिए कि उसकी स्पाइरल गति, उसकी सिर से पैर वाली दिशा, उसका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना और उसके घर का माहौल, ये सब एक दूसरे से कैसे उलझकर उसके उस एक कदम को संभव बना रहे हैं। विकास को टुकड़ों में नहीं, बल्कि इस एकीकृत रूप में देखना ही असली समझ है।